हेलो एंड वेलकम बैक टू 1 2 3 क्लासेस। आज हम NCERT RBSC जो हमारे NCERT सिलेबस है इसकी साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको आनी चाहिए हम उनको रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ ली है। तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिवर्तन परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसका मतलब है ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव जिसमें कोई भी पदार्थ उसकी भौतिक अवस्था, जैसे पेड़ की लकड़ी है या पानी का जमना, पानी हो गया, पानी हो गया वो लिक्विड में हो गया, जम के वो सॉलिड में यानी कि बर्फ बन जाता है। ऐसे उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक संगठन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें परिवर्तन को उठाकर पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो भी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा उसमें उस परिवर्तन को उठाकर यानी कि कुछ भी कोई क्रिया करके हम उसी पदार्थ को जिससे वह परिवर्तन हुआ था उसे फिर से पहले वाली दशा में ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी का जमना, पानी जम के बर्फ बन जाता है तो परिवर्तन को हटा के यानी कि उसे थोड़ा गर्म करेंगे तो वो वापस पानी बन जाएगा। मोमबत्ती की मोम का पिघलना, मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है और उसके बाद फिर से मोम जम जाता है, ठीक है। उसी तरह पानी का वाष्प में बदलना, पानी को हम थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, थोड़ा ठंडा करेंगे तो वो फिर से पानी हो जाएगा, अगर उसे फिर से और भी ज़्यादा ठंडा करेंगे तो बर्फ में जम जाएगा। तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। इसके बाद आता है नेक्स्ट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के भौतिक गुणों के साथ साथ जो भौतिक परिवर्तन में जो गुण थे वो बदले थे उनके साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें एक चीज सबसे मेन जो अलग है उसमें तो था कि परिवर्तन को उठाकर हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा प्रारंभिक पदार्थ था उसे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन को उठाकर पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे दूध का जमकर दही बनना, जैसे दूध को जमा दिया, छाछ उसका दही बन गई तो दही को हम फिर से दूध नहीं बना सकते। मोमबत्ती में धागे का जलना, मोमबत्ती में मोम का जलना तो एक भौतिक परिवर्तन था, लेकिन धागे का जलना, धागा जलकर राख हो जाता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया क्योंकि हम धागे को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह लकड़ी का जलकर राख में या कोयले में बदलना, तो ये हो गया हमारा जो नॉर्मल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। इसके बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में पहली डेफिनेशन या पहला क्वेश्चन जो भी माने हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं नोट्स के तौर पे। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब एक या अधिक पदार्थ क्रिया करके भिन्न भिन्न रासायनिक गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा पदार्थ हैं वो एक अभिक्रिया में भाग लेंगे और अलग जो पहले पदार्थ था उससे अलग रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि वो हम बताते आएंगे, उससे पहले देख लेते हैं अभिक्रिया के भाग होते हैं वो क्या। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें एक या अधिक पदार्थ जो क्रिया करते हैं तो वो क्रिया करने वाले कहलाएंगे विकारक, ठीक है। और उसके बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसे कहेंगे हम उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ नया पदार्थ, ठीक है। इसके बाद आता है इसका उदाहरण, जैसे एक हाइड्रोजन का अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल बनाते हैं, यानी H2 हाइड्रोजन का अणु हो गया, O2 ऑक्सीजन का अणु हो गया और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं H2। इसके बाद आती है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो कहलाएगी वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक व उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में प्रदर्शित करती है। मतलब जैसे हमारा ये उदाहरण था, एक हाइड्रोजन का अणु व एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल बनाते हैं। अब ये इतनी बड़ी लैंग्वेज हमें नहीं लिखनी है तो इसके लिए हम छोटा सा सिंबल लेते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H2, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O2
और जो अभिक्रिया हो रही है उसका सिंबल हो गया ये तीर का निशान की अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद बन गया H2 यानी जल। जल मतलब पानी बन गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहेंगे? जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों के अनुभार को बराबर करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 था, 2 O2, इसके भी 2 अणु होते, लेकिन यहाँ पे थे H के तो 2 हो गए, लेकिन O का सिर्फ 1 अणु है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन के 2 अणु भाग लें और बाद में एक ही अणु बचे, एक अणु गायब हो जाए। कभी भी रासायन जो है वो अणु हमेशा बराबर होते हैं, तो ये संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करके हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे H2 + O2 H2O था, तो यहाँ पे H2 तो हो गई है, इसके H के 2 अणु हो गए, O के 2 अणु हो गए। अभी H2O था तो इसके आगे हमने लगा दिया 2, ठीक है। अब अगर हमने इसके आगे 2 लगा दिया है तो क्या हुआ? H के 2 अणु यहाँ पे हैं, यहाँ पे अणु हो गए H के 4, O के यहाँ पे 2 हैं, O के यहाँ पे 2 हो गए, तो H के आगे भी हम 2 लगा देंगे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा? H2। सबसे पहली बात तो कि जब हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो कभी भी यहाँ पे नीचे हम कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। हमको जो भी लगाना है वो हम यहाँ पे आगे लगा सकते हैं, इसके आगे लगा सकते हैं, इसके आगे लगा सकते हैं, इसके आगे, लेकिन ये जो नीचे हैं यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे H के यहाँ पे 2 थे, O के 2 थे, यहाँ पे H के तो 2 थे लेकिन O का 1 रह गया, तो हम O का 1 है तो इसको हम 2 बनाना है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे H के हो गए 4, O के हो गए 2। अब यहाँ पे O के तो 2 हैं लेकिन H के सिर्फ 2 रह गए थे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार और 2 लगा दिया, तो अब ये H के 4 हो गए, O के 2 हो गए, यहाँ पे H के 4 हो गए और O के हो गए 2। इसलिए सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे Na + Cl2 बराबर बनता है NaCl। Na को हम सोडियम बोलते हैं और Cl2 जो है वो है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Na के 1 ही अणु है, Cl का 2 है, लेकिन यहाँ पे Cl का 1 है, Na का भी 1 है, तो हम यहाँ पे Cl का जो 2 है इसे यहाँ पे 2 संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे आगे लगा दिया 2, ठीक है। अब इसके बाद हो गए Na के 2 हो गए और Cl के 2 हो गए। अब यहाँ पे Cl के तो 2 हैं लेकिन Na का सिर्फ 1 रह गया, तो यहाँ पे हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन जो हमारा तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, N2 + O2 बराबर बनता है NH3। ये जो चीज़ें हैं सोडियम, NaCl2, क्लोरीन, ये चीज़ें हम आगे लिखवाएंगे, जैसे चैप्टर में हमारी न्यूज़ में आएंगी वैसे हम लिखवाते जाएंगे और बाकी आप याद भी करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, जैसे N2 है, H2 है, लेकिन NH3 है, यहाँ पे H तो 3 हो गया और N रह गया सिर्फ 1। तो अब हमें इसे संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लगाएंगे, जैसे H के 2 हैं, यहाँ पे H के 3 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे N के 2 हैं, ठीक है, N का यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो N के 2 है, तो इसको बनाने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब N के 2 हो गए, N के 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे H के हो गए 3 और 2, 3 × 2। ये कभी भी ऐसे 3, ये 3 और ये 2, 3 + 2 नहीं होंगे, ये होंगे 3 × 2। ऐसे ही अगर यहाँ पे जैसे हमने लगाया था 2, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 दूनी 4 होता, ये 4 होते हैं ना कि जुड़ते हैं, ठीक है, गुणा होते हैं। तो अब यहाँ पे N के तो 2 हो गए, यहाँ पे N के 2 हैं, लेकिन यहाँ पे H के हो गई 6। अब ये H के हमारे पास 2, तो इनको 6 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे 3, तो अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। इसी तरह आगे अभिक्रिया आती रहेंगी, हम उनको साथ साथ समझते रहेंगे। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।